नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और एक बार फिर मैं लेकर हाजिर हूं आपके लिए बाहुबली एमसीक्यू सीरीज की 5वीं क्लास, जिसमें पहले की तरफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज़ वगैरह के लिए बस थम्स अप कर दीजिए कि आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन हैं? दोस्तों बड़ा ही ये फेमस है यूपी टेट के लिए क्वेश्चन कि स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन हैं। तो दोस्तों स्कीमा की बात करने वाले हमारे वैज्ञानिक कौन हैं? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने सबसे पहले बात की थी किसकी? स्कीमा की। जीन पियाजे। लेओ वाइगोत्स्की को आप जानते हैं, समाजवाद से जुड़ते हैं। ब्रूनर आप जानते हैं एनसीएफ में सबसे बड़ा इन्हीं का हाथ है, एक तरह से हाथ क्या पूरा पांव है इनका। सबसे ज़्यादा इन्हीं के सिद्धांतों को अपनाया गया एनसीएफ 2005 में। पावलोव जानते ही हैं, शास्त्रीय अनुबंधन अनकंडीशनल थ्योरी इन्होंने ही दी थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों आ भी गया। निम्नलिखित में से एसआर यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि थॉर्नडाइक हैं, स्किनर भी हैं, पावलोव भी हैं, लेकिन ब्रूनर नहीं है। चूंकि संबंधित नहीं पूछा था तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रूनर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है, मतलब कहने का है कि एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है किसी भी बच्चे के ऊपर। कभी कभी, समटाइम्स, प्राय, यूजुअली, कभी कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, गलत हो गया ये, और सदैव, ऑलवेज। तो दोस्तों वातावरण सदैव प्रभावित करता है। किसी भी बच्चे का जैसा वातावरण होगा वैसा उसका विकास होगा। और दोस्तों ये बात भी स्पष्ट हो गई है विज्ञान के दौर पे कि जब आइडेंटिकल ट्विंस में अगर वातावरण मिले और दो जुड़वा बच्चे हों और उनका वातावरण अलग अलग हो, पालन पोषण अलग अलग वातावरण में हो, दोनों में डिफरेंस आ ही जाना है। भले उनका आईक्यू लेवल एक हो लेकिन उनके हरकतें, उनके कुछ आदतें वातावरण के अनुरूप चलेंगी। नेक्स्ट है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या उक्त कोई नहीं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो अधिगम अंतरण के थॉर्नडाइक के अधिगम अंतरण सिद्धांत का एक और नाम है क्या? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। तो दोस्तों थॉर्नडाइक के हर एक सिद्धांत का दो दो तीन तीन नाम है, तो उसे जरूर याद करके जाइएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 एनसीएफ किस अधिगम सिद्धांतकार के मत का समर्थन है? थॉमसन, बांडुरा, ब्रूनर और स्किनर। अगर आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था। जी बिल्कुल दोस्तों, ब्रूनर ने सबसे ज्यादा काम किया है एनसीएफ 2005 में और सबसे ज्यादा इन्हीं के सिद्धांतों को उसमें अपनाया गया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगला है, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है। अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, स्कीमा, अहम केंद्रित। तो दोस्तों जहां पियाजे आ जाएंगे वहां पे बिना कुछ कहे स्कीमा आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव और गुणवत्ता। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रेडिनेस थ्योरी उन्होंने दी थी, रेडिनेस लॉ, एक्सरसाइज लॉ भी दिया था और प्रभाव रिइंफोर्समेंट लॉ भी दिया था, लेकिन गुणवत्ता की उन्होंने कोई बात नहीं की थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? गुणवत्ता। नेक्स्ट है हमारा, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी की आवाज है। अनुबंधित अनुक्रिया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशन स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक, अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशन रिस्पॉन्स। दोस्तों पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। उन्हें एक कुत्ते को उन्होंने एक पिंजरे में रख के उसे एक घंटी की आवाज़ पे
उसे मांस का टुकड़ा दिया जाता था। जैसे ही घंटी बजती कुछ दिनों बाद पावलाओं ने देखा कि उसके मुंह से लार टपकने प्रारंभ हो जाता था। फिर उन्होंने उस पर कई तरह के प्रयोग किए, कभी घंटी को पहले बजा देते, खाना बाद में देते, कभी खाना बाद में देते, घंटी पहले बजा देते, कभी खाना और घंटी दोनों नहीं देते, केवल ताली और घंटी की आवाज़ से भी वो कुत्ता लार टपकाने लगता है। ये दोस्तों जब पढ़ा जाएगा थ्योरी तो आपको मैं पूरा विधिवत समझाऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल तो ये आंसर इसका होगा अनानुबंधित उद्दीपक, कंडीशन स्टिमुलस है। घंटी की आवाज़ क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस है। नेक्स्ट है, कोहलर ने सुल्तान के साथ किए गए सूझ अधिगम के प्रयोग किस द्वीप पर किए थे? गेस्टाल्टवाद से जुड़ते हैं दोस्तों। कोहलर गेस्टाल्टवादी हैं और इन्होंने एक वनमानुष जिसको बोलते हैं चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था और यह प्रयोग उन्होंने समोआ द्वीप पर किया था। गेस्टाल्ट यानी इसका अर्थ होता है होल, मतलब किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले उसके पूरी बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, तभी हम समस्या को समाधान में बदल सकते हैं। ये गेस्टाल्टवादियों का कहना है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक है प्रतिपूर्ति निर्माण, प्रतीकात्मक प्रक्रिया, तार्किक चिंतन और परिकल्पना। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो प्रतिमूर्ति निर्माण तो नहीं होगा दोस्तों, ये औपचारिक वाले में चला जाएगा। प्रतीकात्मक प्रक्रिया, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? प्रतीकात्मक प्रक्रिया। तार्किक चिंतन पता ही आपको पियाजे की लास्ट अवस्था में होती है, जिसमें को क्या बोलते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है, थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे। 3 मुख्य नियम कौन से थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और 5 गौड़ नियम थे। तो दोस्तों देख लीजिए, तो बहुप्रतिक्रिया उनका गौड़ नियम है, आत्मसातीकरण भी है, साहचर्य भी है, लेकिन प्रभाव का नियम इनका मुख्य नियम है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? 2। अगला है, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि जहां समाज की बात आ जाएगी वहां वाइगोत्स्की हो जाएंगे और इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक से जुड़ते हैं, कोहलबर्ग नैतिक से जुड़ते हैं। कोहलर सूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये गेस्टाल्टवादी हैं, ये समाज से जुड़ते हैं। कोहलबर्ग नैतिकता से जुड़ते हैं और जीन पियाजे संज्ञानात्मक से जुड़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? पहले तो दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में जान जाते हैं, होता क्या है। भूख हमें जन्मजात मिलती है, प्यास हमें जन्मजात मिलता है, नींद हमें जन्मजात मिलता है, लेकिन उपलब्धि अचीवमेंट जो होता है वो हम जीवन में प्राप्त करते हैं। तो अब पूछा ही था कि निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी नहीं है? उपलब्धि। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर कितने लोगों ने कार्य किया? फ्रायड एवं जुंग ने, मैक्लीलैंड एवं एटकिंसन ने, मैस्लो एवं मैकडूगल ने और मिलर व डोलार्ड ने। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो मैस्लो और मैकडूगल ने उपलब्धि अभिप्रेरणा पर बात की थी। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति की और अभिप्रेरणा की बात की थी और मैस्लो ने पदानुक्रमिक सिद्धांत भी दिया था दोस्तों, याद होना चाहिए आपको। अगला है, बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया था? बीने ने, रीड ने, टर्मन ने और कैटल ने। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय तो विकसित किया था टर्मन ने, लेकिन जो फार्मूला बनाया था किसने बनाया था? अल्फ्रेड बीने ने। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी और मैंने इसमें बड़ा ही देख के उस पर घंटों मेहनत होता है दोस्तों कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जामिनर का मूड कहाँ बन सकता है, कहाँ से एग्जाम वो दे सकता है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं। तो दोस्तों और पिछले क्लास में मैंने बताया भी था कि हमारे चैनल के द्वारा एक गिव अवे निकाला गया है जो उन बच्चों के लिए है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंसर्न है और प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने बताया भी था दोस्तों कि हम पहले 1000 स्टूडेंट में से 5 ऐसे स्टूडेंट्स को चुनेंगे जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इनका प्रोसेस भी बताया था कि हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके उनको अपना नाम और वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये भेजना होगा। और दोस्तों उसमें से 5 लोगों को हम अपने चैनल की तरफ से स्टडी किट प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए दोस्तों कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।